Assalamualaikum. I am Dr. Fatma Makki, your biology teacher from Fahim Abbasi Students Corner. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ बायोएनर्जेटिक्स फ्रॉम बायोलॉजी बुक ऑफ एफएससी पार्ट 1 और पहले दो वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं बेसिक्स ऑफ एनर्जेटिक्स और क्लोरोफिल का क्या रोल है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स और डिफरेंट पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की लाइट डिपेंडेंट फेस, ये सब टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इस लेक्चर में आप देखेंगे लाइट इंडिपेंडेंट फेस या फिर डार्क रिएक्शंस विच आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो डार्क रिएक्शन है इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है और इसके तीन मेजर स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कार्बन फिक्सेशन, दूसरे नंबर पर आता है रिडक्शन फेज और थर्ड नंबर पर है सिंथेसिस ऑफ शुगर। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो लाइट के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें लाइट एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? NADPH प्लस H+ और ATP की शक्ल में। और जब इनफ NADPH प्लस H+ और ATP अवेलेबल होते हैं तो फिर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ये दोनों मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जिसको आप डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है और लाइट की एब्सेंस में भी हो सकता है, और इस दौरान फिर ATP और NADPH प्लस H+ को यूज किया जाता है। इनकी एसिमिलेटरी और रिड्यूसिंग पावर्स को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। जी, ये जो डार्क रिएक्शन है जिसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं, बेसिकली इसको मेल्विन केल्विन एंड और उसके जो कोलीग्स थे फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इन्होंने ये जो पाथवे था इसको कंक्लूड किया था, इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था, इसीलिए इसको केल्विन साइकिल कहा जाता है। और इस डिस्कवरी की बेस पे इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1961 में। ये जो केल्विन साइकिल है ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में होता है और इसके लिए डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं होती। इट मे हैपन इन दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, और इसके लिए एसिमिलेटरी पावर की जरूरत होती है विच इज ATP एंड NADPH। अगर इन दोनों में से कोई एक भी सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद ना हो तो डार्क रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता। अब जो एनर्जी इनमें होती है, इन मॉलिक्यूल्स में होती है, उसको यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करने के लिए। और डार्क रिएक्शन की इक्वेशन को अगर इक्वेशन की मदद से हम शो करें तो इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स और 9 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एज अ रिएक्टेंट रोल प्ले करते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनता है 6 NADP, 9 ADP, 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आते हैं इस रिएक्शन की प्रोडक्ट्स में। जी, केल्विन साइकिल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन विच कार्बन इज फिक्स्ड एंड रिड्यूस्ड रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे कार्बन इज फिक्स्ड एंड रिड्यूस्ड। सबसे पहले हम देखते हैं फिक्सेशन का क्या मतलब होता है, और सबसे पहला स्टेप जो है केल्विन साइकिल का वो भी कार्बन फिक्सेशन ही है। फर्स्ट स्टेप कार्बन फिक्सेशन है, सेकंड पे आता है रिडक्शन और थर्ड पे आता है रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर विच इज RUBP, राइबोलोज बिस फॉस्फेट। जी, तो बात हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल की फिक्सेशन की बात की जा रही हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उस मॉलिक्यूल को आपने इनकॉर्पोरेट करना है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में किसी भी शुगर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हिस्सा बन जाएगी उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। तो
किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बनाने को कहा जाता है उसकी फिक्सेशन करना। और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की जाती है इसकी रिडक्शन के जरिए। ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद हैं, और अगर आपने इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो इसमें आपको हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, या फिर आप कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कैसे की जाती है, बाय गेन ऑफ हाइड्रोजन, जिससे ये इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों एटम्स जो हैं वो मौजूद होंगे, तो फिर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो अब कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की टर्म यूज हो तो आई थिंक आप लोग इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसका मतलब है इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ये जो केल्विन साइकिल है इसमें सबसे पहले क्या होता है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। अब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल क्यों यूज हो रहे हैं? देखिए, हम वैसे तो जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी फोटोसिंथेसिस के दौरान 6 कार्बन ग्लूकोज बनती है, ठीक है। अब वो 6 कार्बन ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं बनती। 6 कार्बन ग्लूकोज बनाने के लिए सबसे पहले एक 3 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, जिसको आप कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है, शुगर मॉलिक्यूल विच इज अ ट्राइओस, 3 कार्बन शुगर है ये, ठीक है। अब 3 कार्बन शुगर बनाने के लिए आपको कितने कार्बन एटम्स चाहिए? 3 कार्बन एटम्स। और एक कार्बन एटम के अंदर कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन एटम के अंदर सिर्फ एक कार्बन एटम होता है। तो 3 कार्बन एटम्स बनाने के लिए आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन एटम है, ठीक है। तो 3 कार्बन शुगर बनाने के लिए आपको कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होंगे? 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, जो कि 3 कार्बन एटम्स कंट्रीब्यूट करेंगे। इसीलिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे पहला जो स्टेप है कार्बन फिक्सेशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के तीनों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलते हैं राइबोलोस बिसफॉस्फेट के साथ। ये जो प्रोटीन है ये क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, और परहैप्स ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है जो प्लांट्स में पाई जाती है। और यूबिस्को, ये प्रोटीन है यूबिस्को जो होती है, ये आप गैशियस एक्सचेंज के चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ेंगे, जिसको आप राइबोलोस बिसफॉस्फेट भी कहते हैं। राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज बेसिकली हम इसको कहते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, और ये क्या करती है, ये एज अ कार्बोक्सिलेज भी काम कर सकती है, एज ऑक्सीजनेज भी काम करती है। जब ये यूबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तो ये एज एन ऑक्सीजनेज एंजाइम काम करती है और ऑक्सीजन को ऐड करती है, ठीक है। और जब ये एज कार्बोक्सिलेज काम करती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करती है। अब जो डार्क रिएक्शन है इसकी सबसे पहली फेज है कार्बन फिक्सेशन। इसमें यूबिस्को एज अ कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करती है और ये बाइंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देती है राइबोलोस बिसफॉस्फेट में। और राइबोलोस बिसफॉस्फेट जो है ये एक 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक है। दिस इज अ 5 कार्बन शुगर। अब देखिए, जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे RuBP के या राइबोलोस बिसफॉस्फेट के। सो यूबिस्को जो है सबसे पहला जो स्टेप है डार्क रिएक्शन का, विच इज कार्बन फिक्सेशन, इसमें क्या करती है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को ऐड करती है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोस बिसफॉस्फेट में, जो कि एक 5 कार्बन शुगर है। अब अगर आप कैलकुलेट करें तो टोटल आपके पास कितने कार्बन एटम्स आ जाएंगे? 3 कार्बन एटम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड में है, और जो आपके पास RuBP है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये RuBP राइबोलोस बिसफॉस्फेट है, इसके अंदर टोटल 5 कार्बन एटम्स हैं, जिनको 5 स्फीयर्स, ग्रे कलर के जो स्फीयर है ये कार्बन एटम्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। 5 कार्बन एटम्स ये हो गए। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए एक RuBP का मॉलिक्यूल यूज होगा, तो इसका मतलब है 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 RuBP के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स में 3 कार्बन एटम्स हो गए, और RuBP के 3 मॉलिक्यूल्स में हो गए 5 × 3,
15 कार्बन एटम्स, यानी कि टोटल आपके पास कितने कार्बन एटम्स हो गए? 18 कार्बन एटम्स। अब इन 18 कार्बन एटम्स से अगर मैं आपको कहूं कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाएं तो कितने बनेंगे? 18 कार्बन एटम्स हैं आपके पास, जिसमें से 3 कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहे हैं और तीन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से आ रहे हैं, और 5 जो हैं वो 3 RuBp के मॉलिक्यूल से आ रहे हैं। अब टोटल 18 कार्बन एटम से आपने 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3, ठीक है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3। तो इससे जो इनके कंबाइन होने से जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है दैट इज हाईली अनस्टेबल। वो हाईली अनस्टेबल होता है और इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, विच इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पर इसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहा जाता है। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इस तरह से आप देखें कि कार्बन की फिक्सेशन तो हो गई ना। कार्बन की फिक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कर देना है। ये पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है, और ये जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसको PGA से डेजिग्नेट किया जाता है। तो ये जो 3PG है या PGA है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो गई। और चूंकि इस स्टेप में सबसे पहले एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसलिए इस साइकिल को केल्विन साइकिल को C3 पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल के टोटल 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। इसके टोटल आपके पास आएंगे 6 मॉलिक्यूल्स। और 6 मॉलिक्यूल्स क्यों आएंगे? क्योंकि आपके पास टोटल कितने कार्बन एटम्स थे? यू वर हैविंग टोटल 18 कार्बन एटम्स, ठीक है। अब 18 कार्बन एटम से जब 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो वो कितने बन जाएंगे? 6 आपके पास। अब साथ साथ इसको बैलेंस भी करेंगे। जब आप ये पाथवे ड्रॉ करेंगे या इसको डिस्कस करेंगे तो यू हैव टू बैलेंस इट, यानी 3 कार्बन डाइऑक्साइड आ गए, 3 RuBp के साथ कंबाइन हो रहे हैं, इससे 6 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब जो 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, इसमें क्या होगा कि 6 ATP के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं नेक्स्ट स्टेप में, विच इज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP के ऐड होते हैं। तो ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से हर मॉलिक्यूल की फॉस्फोरिलेशन होती है, और हर एक के अंदर एक एक फॉस्फेट ग्रुप दोबारा और ऐड हो जाता है। एक फॉस्फेट ग्रुप तो पहले मौजूद था, अब जो नया फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है तो इसको कहते हैं 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। और इस तरह आपके पास 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के आ जाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स। अब ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के, इनकी होती है रिडक्शन। हर मॉलिक्यूल की रिडक्शन के लिए एक NADPH मॉलिक्यूल चाहिए होगा। इस तरह टोटल आपको रिक्वायर्ड होंगे 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 6 NADPH। अब देखिए हमने पढ़ा था कि ATP और NADPH जो हैं ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बनते हैं, और डार्क डिपेंडेंट और डार्क रिएक्शन के अंदर रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ATP भी यूज हो रहा है और NADPH भी यूज हो रहा है। अब NADPH से इनको रिड्यूस किया जाएगा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट को, और रिडक्शन के बाद आपके पास आती है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। आपके पास आएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि एक 3 कार्बन शुगर है। इसको G3P से डेजिग्नेट किया जाता है। अब हमारे पास टोटल इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6, ठीक है। आपके पास 6 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट थे, जिनकी रिडक्शन से आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स आ गए ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। अब ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का, इसको एज एन आउटपुट लिया जाता है, और इसको आगे ग्लूकोज और दूसरे शुगर्स लाइक सक्रोज है या कोई भी और शुगर बनानी हो अगर प्लांट्स ने, तो उसमें इस मॉलिक्यूल को यूज किया जाता है। जबकि जो बाकी के 5 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये नेक्स्ट फेज ऑफ डार्क रिएक्शन में चले जाते हैं, विच इज रीजेनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, दैट इज राइबोलोस बिस-फॉस्फेट। देखिए बिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके उसको किस मॉलिक्यूल में ऐड कर रही है? राइबोलोस बिस-फॉस्फेट में। तो हम राइबोलोस बिस-फॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कहेंगे। ये हो गई 2 फेजेस, कार्बन फिक्सेशन और रिडक्शन। उसके बाद लास्ट फेज आती है रीजेनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RuBp। इसमें क्या होता है?
5 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि पहले ये इनकी फॉस्फोरिलेशन होती है, ठीक है, और फॉस्फोरिलेशन होगी, पहले ये कन्वर्ट होते हैं 5 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स, सॉरी फॉस्फोरिलेशन से पहले ये कन्वर्ट होते हैं राइबोलोस फॉस्फेट में। अब देखें 5 आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल कार्बन एटम्स कितने हो गए? 1 2 3 3 5 इंटू 3 15 कार्बन एटम्स हैं आपके पास। अब ये जो 5 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, इससे आपके पास RUP राइबोलोस फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए? आपको पता है कि राइबोलोस फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन एटम्स होते हैं, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? 3 मॉलिक्यूल्स आ गए आप लोगों के पास राइबोलोस फॉस्फेट के। अब राइबोलोस फॉस्फेट के अंदर आप ATP 3 ATP के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, यानी 1 ATP फॉर ईच राइबोलोस फॉस्फेट, और इससे 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे राइबोलोस बिसफॉस्फेट के। इस तरह ये जो राइबोलोस बिसफॉस्फेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर के तौर पे डार्क रिएक्शन में रोल प्ले करता है, और ये रीजेनरेट हो गया डार्क एज अ रिजल्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, और इस राइबोलोस बिसफॉस्फेट को फिर फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वाले स्टेप में यूज किया जाता है। सो दिस इज द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक दफा फिर आप इसकी इक्वेशन को देखें तो आपको समझ आ जाएगी। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स हैं और 9 ATP के मॉलिक्यूल्स हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, 3 कार्बन शुगर बन रही है, ठीक है, और 6 NADP रिलीज हो रहे हैं, 9 ADP रिलीज हो रहे हैं, 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप यहाँ देख सकते हैं 6 ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ ब्रेक डाउन हो रहे हैं और 3 यहाँ ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो ये टोटल हो गए 9। जी, यहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस वाला जो पार्ट है बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में वो कंप्लीट हो गया है। और मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक ये डायग्राम शो की थी, लेकिन इसको हमने अभी एक्सप्लेन नहीं किया था, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि अब आप फोटोसिंथेसिस को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, तो अब ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जी, सनलाइट जो है यहाँ से लाइट एनर्जी आती है, ठीक है, और इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल सप्लेट होता है, फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, फोटो सिस्टम 1 है और लाइट रिएक्शंस होते हैं, जिसके नतीजे में बनता है ATP और NADPH। फिर ATP और NADPH जो है ये जाते हैं कैल्विन साइकिल में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, जिससे सक्रोज बनती है, या डिफरेंट ग्लूकोज या डिफरेंट शुगर्स बनती हैं। इसको अमाइनो एसिड बनाने में, फैटी एसिड्स बनाने में यूज किया जाता है, स्टार्च की शक्ल में स्टोर भी किया जा सकता है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके। और बाकी के 5 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हैं वो RUBP को रीजनरेट करते हैं, जैसे भी हमने देखा कैल्विन साइकिल में, और इसमें NADPH और ATP जो लाइट रिएक्शन से आ रहे हैं वो यूज होते हैं। और फिर आप देखें कि एट द एंड जो NADP प्लस और ADP जो इस डार्क रिएक्शन में रिलीज होंगे वो चले जाएंगे दोबारा से लाइट रिएक्शन के पास, और वहां पे फिर NADP प्लस की रिडक्शन होगी और ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये ATP और NADPH दोबारा से डार्क रिएक्शंस के पास आएंगे। तो इस तरह से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। अगर कोई एक भी सही तरीके से ना हो रहा हो तो फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू नहीं रह सकता। आई थिंक अब ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द रेस्पिरेशन। जी, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम नॉर्मली सांस लेने का अमल भी कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो है जो ऑर्गेनिस्मिक लेवल पर होती है, और इसमें ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। Exchange of respiratory gases, carbon dioxide and oxygen between the organism and its environment is known as external respiration. सेकेंड टाइप आती है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी, जिसमें सेल्स के अंदर जो
सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स का, यानी कि जो है ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनती है, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो फिर सेल को अवेलेबल होती है इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू सेल्स इन अ स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स इन दी सेल्स। These are two types of respiration। अब हम देखते हैं कि इस रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज होती है, ठीक है, और ये डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि ग्लूकोज को डिफरेंट तरीकों से मेटाबोलाइज किया जा सकता है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म होगी, अगर ऑक्सीजन अनअवेलेबल है तो एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है। और ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस डिपेंड करता है, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुविक एसिड बनता है। इसके लिए कई जगहों पे टर्म पायरुवेट भी यूज की गई है। पायरुविक एसिड जो है ये इस पे कोई चार्ज नहीं होता, और पायरुवेट जो होता है अगर इस पे कोई चार्ज होगा तो फिर वो उसको हम पायरुवेट कहेंगे, ठीक है। रेडिकल फॉर्म जो है पायरुविक एसिड की, उसके लिए आप पायरुवेट की टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो कई जगहों पे पायरुविक एसिड इसको कहा गया है, कई जगहों पे पायरुवेट कहा गया है, तो दोनों में से कोई भी टर्म यूज की जा सकती है। अब आप देखें ग्लूकोज में C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। अब क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनका फॉर्मूला है C3H4O3 और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। और इस दौरान क्या होता है, रिडक्शन होती है, इस दौरान ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की। आपको पता है ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ, या तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, या हाइड्रोजन आयंस को रिमूव किया जाता है, या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। तो इस दौरान हाइड्रोजन आयंस रिमूव होते हैं और NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, ठीक है। NAD को रिड्यूस कर दिया जाता है और ग्लूकोज की हो जाती है ऑक्सीडेशन, एज अ रिजल्ट पायरुविक एसिड बन जाता है। ये एक जनरल इक्वेशन है फॉर द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। और उसके बाद हम देखते हैं कि पायरुविक एसिड जो है इसको अब सेल्स में किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा वो डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। देखिए अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर इसको फर्दर पायरुविक एसिड जो है इसको प्रोसेस किया जाता है या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के जरिए या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के जरिए। इसको कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। या फिर दूसरा मेथड जो है, जब वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है इसकी प्रोसेसिंग का, उसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। जी यहाँ पे ये फ्लो शीट है आपकी बुक में शो की हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि विद ऑक्सीजन ये जो पायरुवेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है और ये फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है, ठीक है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेजेस हैं जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, क्रेब्स साइकिल होता है। ये हम इसमें अभी डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो क्या होता है, या तो इसे लैक्टेट बन सकता है, ठीक है, या तो इसे लैक्टेट बन सकता है रिडक्शन के जरिए। इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा NADH की प्रेजेंस में और लैक्टेट बन जाएगा। या फिर इससे बन सकता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, एसिटल्डिहाइड बनता है और फिर एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन से एथेनॉल अल्कोहल बन जाती है, ठीक है। NADH इज बीइंग यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड लैक्टेट। सो ये तीन फेट्स हैं पायरुवेट की जो डिपेंड करती हैं ऑन द अवेलेबिलिटी एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो क्रेब्स साइकिल की तरफ मूव करेगा ये, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इससे लैक्टेट बनेगा वाया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एथेनॉल बनेगा वाया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जी एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड जो है इसके दो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स क्यों मेंशन किए हैं, अभी मैंने आपको इक्वेशन शो की थी ग्लाइकोलिसिस की कि जब एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का वो ब्रेकडाउन होता है तो उससे दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं पायरुविक एसिड के, ये कन्वर्ट हो जाते हैं दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में, प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और इस दौरान क्या होता है, रिडक्शन होती है पायरुविक एसिड की इन द प्रेजेंस ऑफ 2 NADH2। चूंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास पायरुविक एसिड के, तो ऑब्वियसली उनके लिए आपको 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे फॉर द रिडक्शन। जी नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज अनदर टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स आपके पायरुविक एसिड के जो हैं वो रिड्यूस होके इन द प्रेजेंस ऑफ 2 NADH2 कन्वर्ट हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड में, ठीक है।
इट्स एन एसिड, और इसको इस फर्मेंटेशन को कहा जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जी, एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रेस्पिरेशन में, और इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसफर करता है एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को टू द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज है, उसमें जो एनर्जी है उसको ये किस में ट्रांसफर कर देता है, इससे एटीपी बनाता है, तो एटीपी के बॉन्ड्स में ट्रांसफर कर देता है। एटीपी को आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और 2 बॉन्ड्स होते हैं फॉस्फेट के, 3 बॉन्ड्स होते हैं फॉस्फेट के। अब हम देखते हैं कि एटीपी की क्या इंपॉर्टेंस है। ये बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में ये मॉलिक्यूल यूज होता है। P स्टैंड्स फॉर इंटायर फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट बॉन्ड्स इसमें जो होते हैं ना वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, यानी जब एटीपी के मॉलिक्यूल में जब फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक होता है ना, फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है हाइड्रोलिसिस के जरिए, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और जब टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इससे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, विच इज 7.3 किलो कैलोरीज। अब हम देखते हैं कि एटीपी को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड इन नर्व कंडक्शन। जी, अब आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और इसके 4 मेन फेजेस हैं। सबसे पहली है ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद आती है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, 3rd नंबर पे है क्रेब्स साइकिल जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और 4th नंबर पर है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब सबसे पहला स्टेप आता है इसमें ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ग्लाइको स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज एंड लिसिस मींस ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में, और ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं विच आर कैटेलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम्स। इसमें डिफरेंट एंजाइम्स की भी जरूरत होती है, लेकिन एंजाइम्स जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक में एंजाइम्स नहीं दिए गए, इसलिए आपने याद भी नहीं करने। तो डिफरेंट एंजाइम्स जो इसके लिए चाहिए होते हैं, इसके अलावा एटीपी चाहिए होता है, एनएडी चाहिए होता है, तो ये सब जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं जो ग्लाइकोलिसिस में चाहिए होते हैं, ये चूंकि साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस भी साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में होता है। चाहे ऑक्सीजन अवेलेबल हो या ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, सबसे पहला स्टेप जो रेस्पिरेशन में होगा ना वो होगा ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तब भी यही फर्स्ट स्टेप होगा रेस्पिरेशन का, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तब भी फर्स्ट स्टेप जो है रेस्पिरेशन का वो यही होगा, ठीक है। अब इसको हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं ग्लाइकोलिसिस को, एक है प्रेपरेटरी फेज और दूसरी है ऑक्सीडेटिव फेज। जो प्रेपरेटरी फेज होती है इसमें एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एटीपी इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू एडीपी एंड इट इज रिलीजिंग एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विच इज बीइंग एडेड टू दी ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज में ऐड हो गया जो फॉस्फेट ग्रुप इसके ब्रेकडाउन से रिलीज हुआ, यहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ऐड हो गया। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, इस फर्स्ट फेज है ग्लाइकोलिसिस की, इसको प्रेपरेटरी फेज कहा जाता है। जबकि सेकंड फेज में एटीपी की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो सेकंड स्टेप है जिसमें एटीपी की फॉर्मेशन होती है उसको पे ऑफ फेज या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव फेज कहा जाता है। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स को जरा डिटेल से। सबसे पहले प्रेपरेटरी फेज है। सबसे पहले स्टेप में फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज होती है बाय एटीपी। आपको पता है फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू अ मॉलिक्यूल। अगर ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। ग्लूकोज में एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, एडीपी बनता है और फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है। जब ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो इससे बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसमें रीअरेंजमेंट होती है और इससे इसका आइसोमर बन जाता है। आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट होती है, एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद फिर
रीअरेंजमेंट के बाद एक सेकंड फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी ब्रेकडाउन होता है एडीपी में, और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ऐड हो जाता है, और इससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप होंगे और इसे हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब देखिए ये ग्लूकोज भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन है, और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी 6 कार्बन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट कर जाता है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जिनमें से एक है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको आप G3P से भी डेजिग्नेट करते हैं, और दूसरा आ जाता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसको आप DAP से भी डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये दोनों आइसोमर्स हैं और एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 एरोस लगी हुई हैं, पार्शियल एरोस हैं जो शो करी हैं कि दोनों जो है आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। लेकिन देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से DAP भी बन रहा है और G3P भी बन रहा है, लेकिन नेक्स्ट फेज में जो जाएगा ऑक्सीडेटिव फेज में वो G3P होगा। ठीक है, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से फिर आपके पास कितने G3P मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस में एंटर होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ठीक है, इसीलिए अब इसको ये जो फर्दर ऑक्सीडेटिव फेज के स्टेप्स हैं इनको 2 टाइम्स शो किया गया है। ठीक है, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ जा रहा है इस पाथवे में, और एक ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट इस पाथवे में जा रहा है। हालांकि स्टेप्स जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एट द एंड प्रोडक्ट सेम बन रही है ना, विच इज पायरोवेट। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले स्टेप में क्या होगा। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है इसको NAD की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा, NAD प्लस में ऐड हो जाएगा जिससे NADH प्लस H प्लस बन जाएगा, और फिर इस मीनवाइल इसके अंदर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड होता है, और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो फिर G3P में 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको डेजिग्नेट करते हैं BPG से। अब यहाँ पे 2 रिएक्शंस हो रहे हैं, एक तो ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरा फॉस्फोरिलेशन हो रही है। सो ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय फॉस्फोरिलेशन प्रोड्यूसेस 2 NADH molecules and 2 molecules of BPG, each with 1 high energy phosphate bond। ठीक है, और इन दोनों में 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स में एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसमें से फॉस्फेट ग्रुप हमने भी देखा था कि ऑक्सीडेशन फेज को पे ऑफ फेज भी कहा जाता है क्योंकि इस दौरान ATP की फॉर्मेशन होती है। एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट या BPG में से एक फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा, ADP में ऐड होगा और ATP बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा BPG में से और ADP में ऐड होके ATP बना देगा। सो अब देखिए यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है क्योंकि ये पे ऑफ फेज है, इसमें ATP का सिंथेसिस होता है। और जब एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया तो पीछे क्या रह गया? 3 फॉस्फोग्लिसरेट जिसको 3PG भी कहा जाता है। अब जो हाई एनर्जी बॉन्ड था, रिमूवल ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बाय 2 ADP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसेस 2 ATP मॉलिक्यूल्स एंड लीव्स 2 3 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल है इसमें रीअरेंजमेंट होती है और इससे 2 फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल में से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, और इससे 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट के, और हर एक के अंदर एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड मौजूद है, इसीलिए तो इसके नाम में भी फॉस्फो की टर्म आ रही है ना। उसके बाद ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है इसमें से हाई एनर्जी फॉस्फेट जो है वो रिमूव होता है। ठीक है, और ATP का मॉलिक्यूल बन जाता है और इस तरह 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी प्रेपरेटरी फेज थी इसमें 2 ATP के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, जबकि ऑक्सीडेटिव फेज में 1 2 3 4 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। दिस वाज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। चाहे ऑक्सीजन अवेलेबल हो या ना अवेलेबल हो, सेल में जब ग्लूकोज
को रेस्पिरेशन में ये एंटर होता है तो सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है, जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बना देता है, जिनको कहा जाता है पायरोवेट। अब ये जो पायरोवेट है ये इट इज प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब पायरोवेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और फिर ये बन जाता है। अभी इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने कार्बन एटम्स होते हैं, इसके 3 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो बाकी कितने रह जाएंगे कार्बन एटम्स, एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया, बाकी रह गए 2 कार्बन एटम। तो वो जो 2 कार्बन एटम्स वाला मॉलिक्यूल होता है उसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड जो है ये एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक कोएंजाइम होता है, कोएंजाइम ए, जो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होके एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देता है, ठीक है। और इसको कहा जाता है, इस स्टेप को कहा जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोविक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पायरोवेट या जो पायरोविक एसिड है इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया साइटोप्लाज्म में ही, और इससे एसिटिक एसिड बन जाता है। और फिर एसिटिक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है, जहाँ पे कोएंजाइम ए है, CoA एसिड से डेजिग्नेट करते हैं कोएंजाइम ए को, और फिर इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है विच इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। और इस दौरान क्या होता है NAD+ की रिडक्शन भी होती है इनटू NADH। तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। अब देखिए ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है कि इसमें से हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहा है, पायरोवेट की ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि NAD+ की रिडक्शन हो गई। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है ये एंटर हो जाएगा इनटू दी मैट्रिक्स, ठीक है, ये एंटर हो जाता है मैट्रिक्स में या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या जिसको आप माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रोमा भी कह सकते हैं। और उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये अब क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। और किस तरह पार्टिसिपेट करता है इस 3rd फेज ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन में, अब वो हम देखते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जो पायरोवेट की ऑक्सीडेशन हो रही है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये हो रही है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो या तो इसे लैक्टेट बन जाता है या फिर इसे अल्कोहल बन जाती है। नेक्स्ट इज 3rd फेज ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। अब देखिए आपके पास आ गया है पायरोवेट की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होती है तो इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर फिर ये क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। और इसमें ये सबसे पहले क्या करता है कि ऑक्सैलो एसीटेट है, ऑक्सैलो एसीटेट के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है। ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इस रिएक्शन के दौरान इसमें कार्बन कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है और वाटर ऐड होता है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट अब आप देखिए टोटल आपके पास कितने कार्बन एटम्स हो गए, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के और 4 ऑक्सैलो एसीटेट के, तो टोटल आपके पास हो गए हैं 6 कार्बन। तो आपके पास जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं सिट्रेट, ठीक है। या फिर अगर ये रेडिकल की फॉर्म में है, इस पे चार्ज है तो इसको आप सिट्रेट कहेंगे। अदरवाइज आप इसको, अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो हम इसको सिट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। और चूंकि इसमें सिट्रेट या सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है इसलिए इस प्रोसेस को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अब ये जो 6 कार्बन सिट्रेट मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होता है अपने आइसोमर में, जो कि 6 कार्बन है, और इसको आइसोसिट्रेट कहा जाता है। और फिर आइसोसिट्रेट की होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जरा इस टर्म को गौर से सुनिएगा, और अगर आपको पीछे से ये लेक्चर समझ आया है तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन रिमूव होगा और ऑब्वियसली ये किसको जाके रिड्यूस करेगा, ये NAD+ को रिड्यूस करेगा। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक कोएंजाइम है, ठीक है, इसको रिड्यूस कर देगा NADH में। साथ में इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ है तो एक कार्बन एटम निकल गया, तो बाकी पीछे हमारे पास रह गए 5 कार्बन एटम्स। तो अब जो 5 कार्बन एटम मॉलिक्यूल बनता है आफ्टर द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट, इसको कहा जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट।
अब नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटो ग्लूटारेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। अगेन NAD+ NADH में रिड्यूस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और फिर मल्टीपल स्टेप्स के जरिए क्या होता है कि इससे अब 5 कार्बन थे, अब रह गए 4 कार्बन, क्योंकि एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ रिलीज हो गया, तो 4 कार्बन मॉलिक्यूल जो बन जाता है उसको कहा जाता है सक्सीनेट। और मीनवाइल क्या होता है कि इस दौरान ATP भी जनरेट होता है। पहले जो एक फॉस्फेट ग्रुप GDP में ऐड होता है जिससे GTP बनता है, GTP अगेन ब्रेक डाउन होता है GDP में, ठीक है। और GTP जब GDP में ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा कि इससे ADP फॉस्फोरिलेट होता है और ATP बन जाता है, ठीक है। इस दौरान एक्चुअली जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, तो इस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से पहले GTP बनता है और जब GTP ब्रेक डाउन होता है तो ATP बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन होती है या ऑक्सीडेशन होती है, किस तरह की ये 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव कर देता है। और जिस तरह NAD एज अ कोएंजाइम यूज होता है और रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में यूज होता है, इसी तरह से FAD भी यूज होता है। ये भी एक कोएंजाइम है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब सक्सीनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन उस दौरान सक्सीनेट की हो जाती है ऑक्सीडेशन, यानी ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव करता है और इसके नतीजे में FAD जो है वो रिड्यूस हो जाता है FADH2 में। नेक्स्ट स्टेप में फ्यूमरेट में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और एक और 4 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है विच इज नोन एज मालेट। और इससे नेक्स्ट स्टेप में मालेट की होती है सिंपली डीहाइड्रोजिनेशन। अब कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, ठीक है, सिंपली डीहाइड्रोजिनेशन होती है जिससे NAD+ NADH में रिड्यूस हो जाता है और 4 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है विच इज ऑक्सैलो एसीटेट। तो देखिए ऑक्सैलो एसीटेट रिकवर हो गया इस पूरे साइकिल में। अब दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट नेक्स्ट किसी एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंबाइन करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और सिट्रेट बना देगा। तो इस तरह ये साइकिल जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसको इसलिए कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। और इसके दौरान आप देख सकते हैं कि ATP मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है, ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और साथ में NADH और FADH2 के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होंगे विच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई होप आपको एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के पहले 3 स्टेप्स विच आर ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन एंड क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट 4th और लास्ट स्टेप की तरफ विच इज रेस्पिरेटरी चेन। इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं जी। इसमें क्या होता है, जो NADH क्रेब्स साइकिल में बना था, ठीक है, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर कर देता है टू दी रेस्पिरेटरी चेन। NADH NAD+ में कन्वर्ट हो गया और इसने हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर, हाइड्रोजन आयन या फिर आप इलेक्ट्रॉन्स इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को इसने ट्रांसफर कर दिया है टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटीन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B। अच्छा, ये उन कैरियर्स से इलेक्ट्रॉन कैरियर से डिफरेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व थे। वहां पे क्या क्या था, प्लास्टोक्वाइनोन था, प्लास्टोसायनिन था, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स था और इसके अलावा फेरिडॉक्सिन था। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइटोक्रोम भी है और कोएंजाइम Q है। इसके अलावा साइटोक्रोम में साइटोक्रोम B, C, A और A3 हैं। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जो NADH क्रेब्स साइकिल में बना है ये अपने जो हाइड्रोजन आयंस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट कर देता है टू द कोएंजाइम Q। और ये जो कोएंजाइम Q है जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है तो क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। NADH की ऑक्सीडेशन हो गई जब इसने इलेक्ट्रॉन्स कोएंजाइम Q को दिए और कोएंजाइम Q की हो गई रिडक्शन। अब जब NADH की ऑक्सीडेशन और कोएंजाइम Q की रिडक्शन होती है तो क्या होता है कि इस दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि एक ATP का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कोएंजाइम Q जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम B को। इस तरह कोएंजाइम Q की हो जाती है ऑक्सीडेशन और साइटोक्रोम B की हो जाती है रिडक्शन।
सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है। अब साइटोक्रोम बी जो है फिर ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। साइटोक्रोम सी और ए पे मुश्तमिल होता है ये, और साइटोक्रोम सी के पास जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की हो जाएगी रिडक्शन और साइटोक्रोम बी की हो जाती है ऑक्सीडेशन, और इस दौरान भी इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट होता है। और फिर साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए में और साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3 के पास जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और साइटोक्रोम A3 जो है ये फाइनली फिर ये क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, उसमें हाइड्रोजन आइंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता है, एज अ रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है और खुद इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन। और जब साइटोक्रोम A3 की ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही होती है तो इस दौरान भी इनफ एनर्जी रिलीज हो जाती है कि जिससे एक और एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है। अब ये जो जिस तरह हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी वो चेन मौजूद थी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, और अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या जो रेस्पिरेटरी चेन है ये मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जिसमें आपको पता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये उस रीजन में, रीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये कैरियर्स मौजूद होते हैं। और जैसे फोटोसिंथेसिस में जब एटीपी जनरेट हुए थे तो हमने कहा था कि केमियोस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। केमियोस्मोसिस वो मैकेनिज्म है एटीपी सिंथेसिस का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जिसमें हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, और उस ग्रेडियंट को यूज करके एटीपी को सिंथेसाइज किया जाता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मौजूद है, उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है और फिर उस ग्रेडियंट को यूज करके एटीपी सिंथेसाइज किए जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को भी हम केमियोस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, अब यहाँ पे जो फोस्फोरिलेशन हो रही है एडीपी की, देखिए ना यहाँ पे एडीपी की फोस्फोरिलेशन हो रही है ना, इसमें फोस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है और उससे क्या बन रहा है एटीपी, ठीक है। एडीपी की फोस्फोरिलेशन हो रही है, किस तरह इसकी फोस्फोरिलेशन हो रही है और साथ में साइटोक्रोम A3 की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आप इस प्रोसेस को जिसमें ऑक्सीडेशन की मौजूदगी में फोस्फोरिलेशन होती है, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन कहते हैं। देखिए अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगी ना, जैसे यहाँ पे NADH की ऑक्सीडेशन ना हो, ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव ना करे, तो फिर एटीपी भी नहीं बनेगा, ठीक है। एडीपी की भी फोस्फोरिलेशन नहीं होगी। तो फोस्फोरिलेशन उस वक्त हो रही है जब ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब भी एटीपी बनता है तो आप इसको कैसे इस प्रोसेस को के लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन, यानी सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन इज कपल्ड विद रेस्पिरेटरी चेन और ATP is formed in 3 steps of respiratory chain. It is similar to chemiosmosis of photosynthesis. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक NADH का मॉलिक्यूल है प्लस H+, ठीक है, NADH2, या फिर आप इनको NADH2 भी कह सकते हैं, प्लस 3 ADP यूज हो रहे हैं, प्लस 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, प्लस हाफ O2, एक एटम है ऑक्सीजन का, जिसके नतीजे में हमारे पास बन रहे हैं NAD प्लस H2O और प्लस 3 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं स्टेजेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एक डायग्राम, ये फ्लो शीट आपकी बुक में दी हुई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जी। वैसे तो एंजाइम्स जो इन प्रोसेसेस में यूज होते हैं वो आपके सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, किसी भी फ्लो शीट के साथ मेंशन नहीं किए गए, इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो लास्ट फ्लो शीट है इसमें 2-3 एंजाइम्स हैं जिनके नाम मेंशन है। एक है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ये फ्रक्टोज ये ग्लूकोज एक है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है इसका काम क्या होता है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है। चाहे कहीं भी किसी भी एंजाइम के साथ अगर काइनेज की टर्म यूज हो रही हो ना, तो काइनेज वो एंजाइम होता है जिसका काम होता है फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन, ठीक है। तो फोस्फोफ्रक्टोज का मतलब है कि ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में काइनेज फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाता है। इसके अलावा दूसरा एंजाइम जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज।
आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पायरोवेट की डी कार्बोक्सिलेशन करता है, ये उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है, एसिटिक एसिड बना देता है और फिर वो एसिटिक एसिड कोएंजाइम ए के साथ मिलकर बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम में फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है जहां पे क्रेब्स साइकिल हो रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन रही है। अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब अगर तो सेल के अंदर एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है तो फिर ये जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है ये एक्टिवेट होगा, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के जरिए। आपने जो एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ा था उसमें शायद आपको याद हो कि आपने पढ़ा था एक येलो बॉक्स जिसमें दिया होता है कि एंजाइम्स की एक्टिवेशन होती है और फीडबैक इनहिबिशन भी होता है, ठीक है। तो ये उसी किस्म की एक फ्लो शीट है जो कि उसकी एग्जांपल आ जाती है, ये जो आपने वहां पे पढ़ा था कि देखिए अगर किसी प्रोसेस को रोकना हो तो किसी भी स्टेप के एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाता है, अगर किसी प्रोसेस को स्पीड अप करना है तो किसी भी स्टेप के एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया जाता है। अब अगर बॉडी में या सेल्स में एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज को एक्टिवेट किया जाएगा, ठीक है, और ये एक्टिवेशन के नतीजे में ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाएगा जिससे पायरोवेट बनेगा। पायरोवेट जो है पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा जो क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा, सिट्रेट बनेगा, ठीक है, और इस दौरान NADH प्रोड्यूस होगा। अब फर्ज करें कि अगर NADH की कंसंट्रेशन जो है सेल्स में वो बहुत ज्यादा हो गई है और मजीद जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब मजीद क्रेब्स साइकिल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्रेब्स साइकिल में बन रहा है ना, ठीक है। तो अब मजीद क्रेब्स साइकिल को रोकने के लिए क्या किया जाएगा कि NADH सिग्नल भेजेगा और पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देगा। अब इससे क्या फायदा होगा कि इससे क्रेब्स साइकिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखें पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिट हो गया, इससे पायरोवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, एसिटिक एसिड नहीं बनेगा और फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं होगा और फिर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब NADH की कंसंट्रेशन सेल में बहुत ज्यादा हो जाए तो ये पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देता है। अब जी क्रेब्स साइकिल होता है नॉर्मल कंडीशंस में, क्रेब्स जब एनर्जी की जरूरत होती है सेल को तो क्रेब्स साइकिल के बाद आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो केमियोस्मोसिस के जरिए ATP सिंथेसाइज करती है। क्रेब्स साइकिल से भी ATP बन रहे हैं और इसके अलावा यहाँ आपको पता है जो पे ऑफ फेज या ऑक्सीडेटिव फेज है यहाँ से भी ATPs बन रहे हैं, यानी 3 स्टेप्स हैं जहां से ATP बन के सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक है ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दूसरी है क्रेब्स साइकिल और तीसरी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि सेल के अंदर ATP बहुत ज्यादा मिकदार में बन चुका है, ये एरो अपवर्ड है, इसका मतलब है कि ATP की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर ATP की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है तो फिर क्या होगा कि अब इसका मतलब है कि इस रेस्पिरेशन के सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को रोक देना चाहिए। इसको रोकने के लिए ये ATP सिग्नल्स भेजता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम को और उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। इन सिग्नल्स के जरिए जब फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट हो जाएगा, इसको आप फीडबैक इनहिबिशन भी कह सकते हैं कि देखिए प्रोडक्ट जो है इस प्रोसेस की वो इनहिबिट कर रही है रिएक्टेंट को, ठीक है, या किसी भी एंजाइम को इनहिबिट कर रही है और रिएक्शन को स्टॉप कर रही है। तो फीडबैक इनहिबिशन होता है। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज को जब इनहिबिट कर दिया जाएगा तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नहीं बनेगा। जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नहीं बनेगा तो पायरोवेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्टिवेट भी किया जा रहा है और डिफरेंट पॉइंट्स पे इनहिबिट भी किया जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। अब फर्ज करें कि अगर सेल के अंदर सिट्रेट बहुत लो कंसंट्रेशन में है और क्रेब्स साइकिल फर्दर प्रोसीड नहीं हो रहा, जबकि सेल को जरूरत है मजीद NADH की और मजीद क्रेब्स साइकिल को मजीद एनर्जी की और जरूरत है कि क्रेब्स साइकिल को पूरा किया जाए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट की जाए, तो फिर सिट्रेट की कंसंट्रेशन जब लो हो जाती है तो फिर सिट्रेट क्या करता है, लेकिन सिट्रेट की कंसंट्रेशन लो है जिसकी वजह से क्रेब्स साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, सो इट विल सेंड सिग्नल्स टू फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड विल एक्टिवेट इट। जब इसको एक्टिवेट करेगा तो और ज्यादा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा और ज्यादा पायरोवेट बनेंगे और इस तरह और ज्यादा सिट्रेट प्रोड्यूस होगा।
सो ये जो फ्लो शीट है ये क्या एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरह से आप सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन को डिफरेंट पॉइंट्स पे इसको रेगुलेट किया जाता है। ये उसकी रेगुलेशन को शो कर रही है कि डिफरेंट एंजाइम्स को रोका जा सकता है, ठीक है, और डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट किया जा सकता है ताकि सेल की नीड को कंप्लीट किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें हमने दो मेजर प्रोसेसेस बहुत डिटेल से देखे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। प्रैक्टिस के लिए हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑप्शन ए बी सी ए A3, ऑप्शन बी बी सी A3A, ऑप्शन सी A3A C B, ऑप्शन डी A3B C। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। ऑप्शन ए है 36 ATP, ऑप्शन बी है 38 ATP, ऑप्शन सी है 40 ATP, ऑप्शन डी है 8 ATP। Next question is glycolysis occurs in how many controlled steps? Option A है 2, ऑप्शन B है 5, ऑप्शन C है 7, ऑप्शन D है 10। जी नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन which of the following represents the formula of lactic acid? ऑप्शन A है C3H4O3, ऑप्शन B है C3H6O3, ऑप्शन सी है C3H5O3, ऑप्शन डी है C3H4OH। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ NADH इन रेस्पिरेटरी चेन। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ATP production occurs during all of the following steps of aerobic respiration except ऑप्शन A है glycolysis, ऑप्शन B है Krebs cycle, ऑप्शन C है pyruvic acid oxidation और ऑप्शन D है electron transport chain। Next multiple choice question is the oxidation of succinate to fumarate produces ऑप्शन A NAD, ऑप्शन बी NADH, ऑप्शन सी FAD, ऑप्शन डी FADH2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cyclic phosphorylation happens when the chloroplast runs low on dash for Calvin cycle। ऑप्शन A ADP, ऑप्शन B ATP, ऑप्शन C NADP, ऑप्शन D NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the compound formed during muscle fatigue is ऑप्शन A अल्कोहल, ऑप्शन B लैक्टिक एसिड, ऑप्शन C सिट्रिक एसिड, ऑप्शन D कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the NADPH molecule will produce reducing power for the sugar in the ऑप्शन A chemiosmosis, ऑप्शन B Calvin cycle, ऑप्शन C cyclic phosphorylation, ऑप्शन D electron transport chain। Next question is before pyruvate enters citric acid cycle it is decarboxylated, oxidized and combined with coenzyme A forming acetyl coenzyme A carbon dioxide and one molecule of option A NADH, option B NAD, option C ATP, option D FADH2। Next question is the final electron acceptor in respiratory chain is option A molecular oxygen, option B coenzyme Q, option C NADP, option D cytochrome A3। Next question is glycolysis can be divided into two phases, option A oxidative and reductive phase, option B preparatory and oxidative phase, option C preparatory and reductive phase, option D two oxidative phases। Next question is
The way glucose is oxidized or metabolized depends on the availability of option A oxygen, option B suitable temperature, option C glucose, option D energy। ये तो थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब देखते हैं कुछ MCQs जो कि पास्ट बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। जी, सबसे पहला है The first step in Krebs or citric acid cycle is the union of acetyl coenzyme A with oxaloacetate to form option A isocitrate, option B alpha ketoglutarate, option C citrate, option D malate। ये क्वेश्चन 2013, 14 और 16 के एग्जाम्स में पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the process by which hydrogen gradient across the membrane drives the formation of ATP. Option A photosynthesis, option B chemiosmosis, option C chemosynthesis, option D photorespiration। इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी chemiosmosis and this question was asked in 2014 board exams। Next question is the dark reaction occurs in option A cytoplasm, option B mitochondria, option C stroma, option D grana। This question was asked in 2014 and its correct option is option C stroma। Next multiple choice question is the electron transport chain system plays role in generation of ATP by option A photosynthesis, option B chemiosmosis, option C photosystem, option D dark reaction। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी chemiosmosis और ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the exchange of gases carbon dioxide and oxygen between organism and its environment is called option A respiration, option B external respiration, option C cellular respiration, option D anaerobic respiration। The correct answer is option B external respiration and this question was asked in 2016 board exams। Next question is oxygen released during photosynthesis comes from option A water, option B carbon dioxide, option C glucose, option D chlorophyll। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A water and this question was asked in 2018। Next multiple choice question is the number of chloroplasts in each mesophyll cell ranges from option A 10 to 100, option B 10 to 200, option C 20 to 100, option D 20 to 200। The correct option is option C 20 to 100 और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 और 2015 के बोर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज which wavelength is least absorbed by chlorophyll। इसकी ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऑरेंज एंड इंडिगो, ऑप्शन बी वॉयलेट एंड येलो, ऑप्शन सी ग्रीन एंड येलो, ऑप्शन डी ब्लू एंड रेड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ग्रीन एंड येलो एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2013। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज plastocyanin is proteinaceous electron carrier which contains option A iron, option B nitrogen, option C copper, option D magnesium। The correct option is option C copper। This question was asked in 2013 exams। Next multiple choice question is iron is present in option A plastoquinone, option B plastocyanin, option C ferredoxin, option D chlorophyll। The correct option is option C ferredoxin और ये क्वेश्चन 2016 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Calvin cycle is also known as option A C3 pathway, option B C4 pathway,
ऑप्शन सी C2 pathway, ऑप्शन डी C5 pathway. The correct option is ऑप्शन ए C3 pathway. और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के बोर्ड एग्जाम्स में. नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज breaking of terminal phosphate of ATP releases energy. Option A 7.1 kilocalories, option B 5.3 kilocalories, option C 7.3 kilocalories, option D 6.3 kilocalories. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 7.3 किलो कैलोरीज. और ये क्वेश्चन 2013 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था. Next multiple choice question is energy poor inorganic oxidized compounds are reduced to energy rich carbohydrates during option A respiration, option B photosynthesis, option C development, option D growth. The correct option is option B photosynthesis, and this question was asked in 2017 board exams. Next multiple choice question is the hypothesis that plants split water as a source of hydrogen was given by option A von Mehl, option B Krebs, option C Kelvin, option D Pasteur. The correct option is option A von Mehl. और ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम्स में पूछा गया था जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स लेक. ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी सेल मेम्ब्रेन. Obviously, the correct option is chloroplast, which is a membrane-bounded organelle. Rest of the three are definitely present in prokaryotic cell, and this question was asked in 2017. अब हम देख लेते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो डो यूनिवर्सिटी के एमकेट के पास्ट पेपर्स में पूछे गए थे जी. एक क्वेश्चन है जो 2007 के एमडी कैट एग्जाम में पूछा गया था, which is which of the following statements about Krebs cycle is not true. Option A, Krebs cycle occurs in matrix of mitochondria. Option B, Krebs cycle is linked to glycolysis by pyruvate. Option C, Krebs cycle is the single greatest direct source of ATP in cell. Option D, citrate is an intermediate in Krebs cycle. Option E, the Krebs cycle produces nucleotides such as NADH plus LH plus and FADH2. अब बाकी चारों ऑप्शंस अभी आपने Krebs cycle पढ़ा है. बाकी चारों A, B, D और E जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं Krebs cycle के लिए, लेकिन जो ऑप्शन C है इट इज नॉट ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2007 के डो यूनिवर्सिटी के एमकेट एग्जाम में पूछा गया था ये है जी द कैल्विन बेंसन साइकिल. ऑप्शन ए डज नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, ऑप्शन बी अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी प्रोड्यूसेस एटीपी, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज डज नॉट यूज लाइट डायरेक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which compound captures light energy in plants? Option A oxygen, option B carbon dioxide, option C water, option D chlorophyll, option E none of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्लोरोफिल. और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2007 के डो यूनिवर्सिटी के एमकेट एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2018 के एमडी कैट एग्जाम में पूछा गया था इट इज the main energy processing processes are option A photosynthesis, option B respiration, option C transpiration, option D A and B, option E all of these. So the correct option is option D A and B. Next question was asked in 2011 MD-CAT exam और ये question है which of the following processes has a net reaction of pyruvic acid plus 3 water molecules plus 5 carriers. They goes into 3 carbon dioxide molecules plus 5 carriers of 2H plus ions. जी इसमें ऑप्शन ए आती है ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी आती है फर्मेंटेशन,
ऑप्शन सी आती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द अबव। डेफिनेटली इट्स आंसर इज ऑप्शन सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2011 के MD-CAT एग्जाम में पूछा गया था वो है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी ATP, ऑप्शन डी H2O, ऑप्शन ई NADP। Definitely it is option D, which is H2O or water. Next question which was asked in MD-CAT exams of 2012 is common to the Krebs cycle and glycolysis in eukaryotes is option A production of FADH2, option B localization in mitochondria, option C occurrence in anaerobic conditions, option D substrate level phosphorylation, option E oxygen utilization. The correct option is option D substrate level phosphorylation. Next multiple choice question is in the Krebs cycle substrate level phosphorylation accompanies the formation of option A citrate, option B alpha ketoglutarate, option C succinate, option D fumarate, option E oxaloacetate. The correct option is option C succinate, and this question was asked in entry test exams of Dow University in 2013. Next question is what happens during the light phase of photosynthesis? Option A ADP is hydrolyzed and NADPH oxidized. Option B ATP is synthesized by phosphorylation, photophosphorylation and NADP is reduced. Option C ATP is hydrolyzed and NADPH is oxidized. Option D ATP is hydrolyzed and NADP is reduced. Option E is ATP is phosphorylated and NADP is oxidized. The correct option is option B ATP is synthesized by photophosphorylation and NADP is reduced. So this was all about the chapter of bioenergetics. I hope आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. Thank you so much.